हेलो एंड वेलकम टू एंजॉय केमिस्ट्री विथ यश। एमसीक्यू डाउट सेशन के ये नए सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। 8 ml uncombined O2 remains after exploding O2 with 4 ml of hydrogen. The number of ml of O2 originally taken by। अब इसको ध्यान से समझते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि अनकम्बाइंड O2 इज लेफ्ट ओवर इज 8 ml। माने कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया गया, उनकी रिएक्शन हुई, एक्सप्लोजन किया गया, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होकर के वाटर बना होगा। तो रिएक्शन हो जाने के बाद ऑक्सीजन हमें 8 ml बचा हुआ मिलता है। इसका मतलब ये है यहाँ पर कि ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन पूरी तरह क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो हमें देखना है कि हाइड्रोजन पूरी तरह खत्म हो गया तो उसके साथ ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हुआ। तो कंज्यूम्ड ऑक्सीजन एंड लेफ्ट ओवर ऑक्सीजन का हम टोटल निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल ओरिजिनली हमने कितना ऑक्सीजन लिया था वो मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद ट्वाइस H2 गैस प्लस O2 गैस यूज ट्वाइस H2O लिक्विड। देखो स्टूडेंट्स, ये तो लिक्विड है, इसके ऊपर गैल्यूसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम नहीं लगेगा, लेकिन इन दोनों पर तो डेफिनेटली लग सकता है। हमने क्या लिया था? 4 ml हाइड्रोजन लिया था, तो 4 ml हाइड्रोजन लेंगे तो उसके साथ ऑक्सीजन कितना यूज होगा? तो स्टोइकियोमेट्री क्या बोलती है कि 2 ml हाइड्रोजन के साथ 1 ml O2 यूज होगा। तो ऑब्वियसली 4 ml हाइड्रोजन के साथ कितना यूज होगा? 2 ml O2 यूज होगा। सो वॉल्यूम ऑफ O2 ओरिजिनली टेकन इज व्हाट? वॉल्यूम ऑफ O2 यूज्ड अप प्लस वॉल्यूम ऑफ O2 रिमेनिंग। वॉल्यूम ऑफ O2 यूज्ड अप कितना है? 2 ml है, और लेफ्ट ओवर अनकम्बाइंड कितना है? 8 है, तो कुल मिलाकर 10 ml हो जाएगा एंड दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर इग्नाइटेड विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, द वेट ऑफ वाटर फॉर्म इज। हमेशा ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि जब भी आपको दोनों सब्सटेंसेस के आपके पास 2 रिएजेंट ऐसा समझ के चले, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसे केसेस में आपको दोनों की क्वांटिटी दे दे इन टर्म्स ऑफ ग्राम, इन टर्म्स ऑफ मोल और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। समझ लीजिए कि वो जो क्वेश्चन है वो लिमिटिंग रिएजेंट का बनेगा। लिमिटिंग रिएजेंट आप नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और अगर कंपोनेंट्स गैसेस है तो वॉल्यूम के टर्म में सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन वेट पर सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके नंबर ऑफ मोल्स बनाने पड़ेंगे। तो ये है 4 ग्राम और ये है 4 ग्राम, तो 4 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट तो मोल हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट तो मोल हो जाएगा। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। अब आपको क्या फाइंड करना है? अब आपको फाइंड करना है कि लिमिटिंग कौन बनेगा। अब इसके लिए मैंने आपको क्या हिंट दे रखी है कि बैलेंस्ड रिएक्शन इक्वेशन में आपको जो कोएफिशिएंट मिल रहा है ना, उस कोएफिशिएंट से नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करें। तो 4/2 विल बी डिवाइडेड बाय 2 एंड 4/32 विल बी डिवाइडेड बाय 2। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन दोनों में जो लेस होगा वो क्या कहलाएगा? वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। तो डेफिनेटली ये क्या है? ये लेस वैल्यू है, तो ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ये ऑक्सीजन डिसाइड करेगा कि वाटर कितना बनेगा। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 मोल O2 में से 2 मोल वाटर बन रहा है। मान लें 32 ग्राम ऑक्सीजन कैन गिव 2 मोल वाटर है ना, तो 36 ग्राम वाटर होगा। 4 ग्राम ऑक्सीजन है, क्योंकि वो लिमिटिंग रिएजेंट है, तो रिएक्शन की लिमिट कौन डिसाइड करेगा? ऑक्सीजन डिसाइड करेगा। तो 4 × 36 डिवाइडेड बाय 32 हो जाएगा। बताओ, ठीक है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये हो जाएगा, तो 4.5 ग्राम वाटर आ रहा है स्टूडेंट्स, मेरा आंसर है। ठीक है, तो इज दैट यस। तो ग्राम वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपको उसको कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल्स के अंदर, देन ओनली यू कैन प्रोसीड।
For the reaction A plus 2B gives C, 5 moles of A and 8 moles of B will produce what? For A plus 2B gives C. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये दोनों की क्वांटिटी दे रखी है, इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा बताओ? इस केस में आपको लिमिटिंग, जब भी आपको 2 रिएक्टेंट या 3 रिएक्टेंट की क्वांटिटी दे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है इन टर्म्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्शन। तो ये इक्वेशन दे रखा है, तो 5 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट 1 एंड 8 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट 2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? लेस हो जाएगी, और ये वैल्यू लेस है तो B इज गोइंग टू बी अ लिमिटिंग रिएक्शन। तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स के 2 मोल B में से आपको 1 मोल C मिल रहा है, therefore 8 मोल B में से आपको 2 मोल C मिल जाएगा, एंड मैंने कुछ गड़बड़ की, ओके 8 2 मोल नहीं आएगा, 8 डिवाइडेड बाय 2 4 मोल आएगा माइनस, ओके 4 मोल C विल बी द आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, 1.6 ग्राम SO2 and 1.5 into 10 to the power 22 molecules of H2S are mixed and allowed to remain in contact in a closed vessel, जैसे कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन होकर के ये बन जाए कि which statement is true हमें फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो यहाँ पर SO2 plus twice H2S gives 3S plus twice H2, समझ लेना कि ये भी लिमिटिंग पर ही जाएगा। तो ये है 1.6 ग्राम और ये है 1.5 into 10 to the power 22। ये गिवन है इन टर्म्स ऑफ ग्राम, तो इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू नंबर ऑफ मोल्स बाय डिवाइडिंग इट विद मॉलिक्यूलर वेट, और ये गिवन है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू नंबर ऑफ मोल्स बाय डिवाइडिंग विद एवोगैड्रो नंबर। तो ये हो गया 1/4.25, तो ये हो गया 0.025 मोल स्टूडेंट्स, और ये हो गया 1/4, तो ये भी हो गया 1/4 माने 0.25, तो ये भी हो गया है स्टूडेंट्स 0.025 मोल, 1/4.25 सही। ठीक है, चलो अब इन दोनों में लिमिटिंग रिएक्शन कौन बनेगा वो हमें देखना है। तो 0.025 डिवाइडेड बाय 1 विल बी 0.025, और 0.025 डिवाइडेड बाय 2 होगा तो 0.0125 होगा। तो दिस इज लेस एंड दिस इज गोइंग टू बी लिमिटिंग रिएक्शन। इसके बेसिस पर हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओनली S एंड H2O रिमेन इन द रिएक्शन वेसल, ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये लिमिटिंग है तो ये खत्म हो जाएगा, ये और ये बनेगा, लेकिन साथ में SO2 भी तो बचेगा क्योंकि वो लिमिटिंग नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। चलो H2S will remain in excess, वो भी गलत क्यों? क्योंकि वो तो लिमिटिंग है। एंड SO2 will remain in excess, तो वो सही है क्योंकि वो लिमिटिंग नहीं है। तो थर्ड इज आवर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट, 12 liter H2 and 11.2 liter Cl2 are mixed and explode. The composition of the volume mixture. चलो H2 gas plus Cl2 gas gives twice HCl gas होता है। टाइम t equals to 0 पर मैंने ये ले लिया है 12 लीटर, 11.2 लीटर, और रिएक्शन अभी चालू ही नहीं हुई है तो HCl नहीं होगा। मान लो कि टाइम t इक्वल टू t पर रिएक्शन खत्म हो गई। अब सारे कंपोनेंट गैसियस स्टेट में है तो यू कैन एक्सप्रेस द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एज पर गैलियोस लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। 12/1 11.2/1, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है ना Cl2, ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट होने वाला है, ये खत्म हो जाएगा। माने 11.2 माइनस 11.2 इक्वल्स टू ये बचेगा 0 लीटर। अब ये अगर 1 लीटर कंज्यूम होगा तो ये भी 1 लीटर कंज्यूम होगा, ये 11.2 लीटर कंज्यूम होगा तो ये भी 11.2 लीटर कंज्यूम होगा। माने 12 माइनस 11.2 इक्वल्स टू 0.8 लीटर ये बचेगा। अब इसको देखें कि 1 लीटर अगर ये कंज्यूम होगा तो ये 2 लीटर बनेगा,
तो अगर ये 11.2 लीटर कंज्यूम होगा तो इसका डबल माने 2 into 11.2 दैट इज 22.4 लीटर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एक्सप्रेस करूँ तो V of H2 0.8 लीटर बचेगा, V of Cl2 कुछ नहीं बचेगा एंड V of HCl जो है वो 22.4 लीटर लीटर बनेगा। तो इसमें क्या मैच कर रहा है, 24 लीटर HCl ये गलत, 0.8 लीटर Cl2 तो बचेगा ही नहीं क्योंकि वो तो लिमिटिंग है, 0.8 लीटर H2 एंड 22.4 लीटर HCl ये सही है और 22.4 लीटर HCl ये भी सही है, लेकिन हमारा आंसर ये नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? कंपोजिशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। क्यों? क्योंकि ये तो कंज्यूम हो गया लेकिन ये और ये एट द एंड बचे हैं, तो ये मिक्सचर के अंदर ये भी है, सिर्फ HCl नहीं है, अनरिएक्टेड हाइड्रोजन भी है, तो फिर ये आंसर हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए 10 ml gaseous hydrocarbon on combustion gives 40 ml CO2 and 50 ml H2O. The hydrocarbon is, मान लो कि हाइड्रोकार्बन है ना स्टूडेंट्स, तो हाइड्रोकार्बन जो है तो वो है CXHY। इसको देखें स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन का जब भी हम कंबशन करते हैं तो रिएक्शन इज विद ऑक्सीजन गिविंग यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ओनली। तो ये मैंने आपको एक्सप्रेस किया था कि जितने कार्बन है उतने कार्बन डाइऑक्साइड बना, जितने हाइड्रोजन है उससे हाफ वाटर बना। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितने हैं 2x एंड y/2, इसमें कुल मिलाकर ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ 2x एंड y/2 को हाफ कर दो तो आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएंगे। अब यहाँ पर क्या बोल रखा है, ध्यान से देखें कि ये अगर 1 ml कंज्यूम होगा तो ये x ml बनेगा, समझ रहे हो? 1 ml ये कंज्यूम होगा, गैसियस हाइड्रोकार्बन है, चलो भाई गैस NH2O को मान लो कि मैं कर लेता हूँ अभी के लिए, वेपर बन रहा है ना, तो यहाँ पर भी मैं यहाँ गैस लिखता हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 1 ml C6H2 में से x ml CO2 बन रहा है। ठीक है, तो 10 ml में से कितना बनना चाहिए बताओ? 10 ml में से 10x ml बनना चाहिए, और ये कितना बनना चाहिए? 10 into y/2 ml बनना चाहिए, बताओ। अब यहाँ पर सीधा एक्सप्लेनेशन दिया है कि CO2 कितना बन रहा है, 40 बन रहा है, तो 10x इक्वल्स टू क्या है, 40 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। एक और चीज 10 into y/2 जो है ना वो क्या है 50 ml है स्टूडेंट्स, 50 ml बोलो। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू 50, तो y की वैल्यू क्या हो गई 10, तो इसको इसमें डाल देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगी C4H। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। कर लोगे ऐसे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, molecular weight of tribasic acid is W, its equivalent weight is 1। तो tribasic माने बेसिसिटी क्या हो गई स्टूडेंट्स, बेसिसिटी हो गई 3। तो किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट वेट अगर आपको फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। तो मॉलिक्यूलर वेट आपको दे रखा है W, तो W डिवाइडेड बाय बेसिसिटी हो गई 3। ठीक है, तो W/3 इज द आंसर। चलो, A, E, M and N are atomic weight, equivalent weight, molecular weight and valency of an element. The correct relationship is what? चलो, equivalent weight जो है ना उसकी relationship क्या होती है, atomic weight divided by valency होती है। ठीक है, तो atomic weight की फॉर्मूला है A, equivalent weight का सिंबल है E और वैलेंसी है N। तो दिस इज द रिलेशनशिप, या तो आप A इज इक्वल्स टू N इंटू E लगा सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर।
sulfur forms two chlorides, S2Cl2 and SCl2, S2Cl2 and SCl2. Okay, the equivalent mass of sulfur in SCl2 is 16. The equivalent mass of sulfur in S2Cl2 is how much? चलो भाई, इसमें इसका इक्विवेलेंट मास कितना है? 16 है। देख लो भाई, ठीक है। तो ये कैसे आया होगा? इक्विवेलेंट मास या तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअली व्हाट? एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय क्या होगा? बताओ, वैलेंसी होगा। अब एटॉमिक वेट इसका कितना है? 32 है, और इसमें सल्फर की वैलेंसी बनती है +2, तो आंसर क्या बना? 16। अब इसमें सल्फर की वैलेंसी बनती है +1, देख लो भाई, तो इसमें इक्विवेलेंट वेट क्या बनेगा? एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी के हिसाब से चेक करें तो इसका आंसर है 32 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 32। ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स फॉर इनकन्वीनियंस, बिल्कुल बाजू में एक स्टूडियो है जहाँ पर बहुत ज़ोर से म्यूजिक बज रहा है। सॉरी फॉर ऑल इनकन्वीनियंसेस। If equivalent rate of sulfur in SO2 is 8, then equivalent rate of S in SO3. अब बताओ इसमें क्या होगा? इसमें 32 ग्राम सल्फर has reacted with 48 ग्राम of oxygen. कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के 8 ग्राम से रिएक्ट करता है ना, उसका वो मास क्या कहलाता है? उसका इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। तो उसको रिवर्स सॉल्व कर लेते हैं कि 48 ग्राम ऑक्सीजन reacts with 32 ग्राम of sulfur. Therefore, 8 ग्राम of oxygen reacts with 8 upon 32 divided by 48 हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा, 16/3 हो जाएगा इसका आंसर, 16/3। So this is our answer। ठीक है स्टूडेंट्स। Which property of an element is not variable? तो वैलेंसी तो वेरिएबल होती है, इक्विवेलेंट वेट भी वेरिएबल होता है, लेकिन एटॉमिक वेट कभी भी वेरिएबल नहीं होता। ठीक है। एटॉमिक वेट भी वैसे तो आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई मास नंबर वेरिएबल होता है, मास नंबर वेरिएबल होता है, लेकिन एटॉमिक वेट क्या होता है? सभी मास नंबर की एवरेज बन जाने की वजह से वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। तो ये थोड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन भी है। अगर एटॉमिक वेट को भी अगर हम वेरिएबल कंसीडर कर रहे तो फिर आंसर उसका क्या आएगा? नन आएगा। ठीक है ना। चलो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है 1 इक्विवेलेंट। ठीक है, चेक करते हैं। 0.25 मोल O2 माने 0.25 into 32 equals to 8 ग्राम ऑफ O2 एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन उसका इक्विवेलेंट मास है, तो ये सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं 0.5 मोल O2, नहीं ये सही नहीं होगा। 0.5 into 32 equals to 16 ग्राम ऑफ O2, ये सही नहीं होगा। थर्ड 1 मोल ऑफ O2, तो ये तो आई थिंक हमें अपना आंसर मिल चुका है। एट मोल O2, तो 8 into 32 डेफिनेटली नॉट आवर आंसर, तो फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 0.45 ग्राम ऑफ एसिड जिसका मॉलिक्यूलर वेट 90 है, एक्जैक्टली न्यूट्रलाइज्ड बाय 20 ml of 0.5 नॉर्मल NaOH। तो हमें एसिड की बेसिसिटी फाइंड करनी है। तो जब भी न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन आए तो हमेशा ध्यान रखें कि एसिड से बेस का न्यूट्रलाइजेशन हो या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिड्यूसिंग एजेंट का न्यूट्रलाइजेशन हो। हमेशा न्यूट्रलाइजेशन नॉर्मलिटी टू नॉर्मलिटी होता है या तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो एसिड के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू बेस के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मिलेंगे।
अब बेस के नंबर ऑफ इक्विवेलेंस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पर है नॉर्मलिटी और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इंटू नॉर्मलिटी कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस। लेकिन ध्यान रखें कि वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, अगर ml में है तो आपको नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंस मिलेंगे, तो आपको वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। और आपको अगर एसिड के नंबर ऑफ इक्विवेलेंस निकालने हैं जो ग्राम में दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करोगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स को आपने बेसिसिटी से मल्टीप्लाई किया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस में। ठीक है, तो ये होगी हमारी स्ट्रेटेजी। तो ये हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ एसिड इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ बेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू बेसिसिटी, और ये हो जाएगा वॉल्यूम इनटू नॉर्मलिटी। लेकिन ध्यान रहे कि वॉल्यूम ml में दिया है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 टू द पावर -3 करेंगे। तो ये हो गया 0.45 डिवाइडेड बाय 90। बेसिसिटी हमें फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। वॉल्यूम हो गया आपका 20 इंटू 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1/2 दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू बेसिसिटी, और ये बनेगा 10 इंटू 10 टू द पावर -3। तो बेसिसिटी का आंसर 10 इंटू 10 टू द पावर -3 एंड 5 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल्स टू 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 0.5 ग्राम ऑफ बेस वाज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय एसिड 100 ml 0.2 नॉर्मल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस विल बी। ध्यान से देखो, हमें यहाँ पर क्या दिया है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखें कि 0.5 या तो आप कह सकते हैं, पहले लिखते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे दिया है, वॉल्यूम और नॉर्मलिटी से। तो इसको डिफाइन करेंगे वॉल्यूम इंटू नॉर्मलिटी इंटू 10 टू द पावर -3, और बेस का क्या दिया है, वेट दिया है। तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट आप लिख सकते हैं, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। वॉल्यूम हो गया 100, नॉर्मलिटी है 0.2, और ये हो गया 10 टू द पावर -3। चेक करो, और ये हो गया आपका वेट दैट इज 0.5 एंड इक्विवेलेंट वेट आपको फाइंड करना है। चेक करो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 100 इंटू 0.2 दैट इज 20 इंटू 10 टू द पावर -3, और ये हो गया है 1/2 हो जाएगा। बताओ करोगे तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये हो चुका है 1000/40, तो ये करके आंसर बन जाएगा 25। सो 25 इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो ये सारे क्वेश्चंस पहले वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करें, अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर वीडियो देखें। 0.126 gram of an acid requires 20 ml 0.1 normal NaOH for complete neutralization, equivalent weight of the acid. Number of equivalents of acid equals to number of equivalents of base. अब देखो एसिड दिया है वेट में, तो W अपॉन E इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू नॉर्मलिटी, और वॉल्यूम ml में है तो 10 टू द पावर -3 करना ही पड़ा। तो ये है 0.126 डिवाइडेड बाई E इक्वल्स टू क्या है भाई, 20 इंटू 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये है 126 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन E, और ये है 2 इंटू 10 टू द पावर -3।
तो E is equals to 126 10 to the power minus 3 divided by 2 into 10 to the power minus 3 equals to 63। ये हो गया अपना इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है ना, ये आपके दिमाग में डीप रूट तक बिठा दो कि एक सब्सटेंस का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट विल बिकम दूसरे सब्सटेंस का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। 2 gram of a base whose equivalent weight is 40 with 3 gram of acid, the equivalent weight of acid is 1. Okay, the same concept, number of equivalents of acid equals to number of equivalents of base। अब दोनों की इंफॉर्मेशन आपको ये भी ग्राम में दिया है और ये भी ग्राम में दिया है, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। अब एसिड का इक्विवेलेंट वेट हमें फाइंड करना है और उसका मास दे रखा है 3, तो ये हो गया 3 अपॉन E, इसका 2 है और इक्विवेलेंट वेट 40 है, तो ये होगा 2 अपॉन 40। तो E क्या हो जाएगा 3 into 40 upon 2, तो आंसर हो जाएगा इसका स्टूडेंट 60। तो ये हो गया अपना आंसर, देख लो भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ डाइवैलेंट, ध्यान से देखना, डाइवैलेंट मेटल 24। The volume of hydrogen liberated at STP by 12 gram of the same metal when added to excess of an acid to the solution is। अब बहुत ध्यान से देखें कि ये मेटल है, ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगी। मान लो कि HCl के साथ रिएक्शन कर रही है, तो इसमें पे मेटल का जो सॉल्ट बनेगा ना स्टूडेंट्स, वो क्या बनेगा बताओ? मेटल का सॉल्ट जो बनेगा वो MCl2 बनेगा, क्योंकि वो बाइवैलेंट है। ठीक है, ये बाइवैलेंट या डाइवैलेंट है। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बनेगा। बताओ अब क्या हो रहा है, बताओ 12 ग्राम ये मेटल अगर मैं ले रहा हूं स्टूडेंट्स, तो यहाँ कितना हाइड्रोजन बनेगा? तो नंबर ऑफ, ध्यान से, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन। ये बन जाएगा कंसेप्ट हमारा। ठीक है, तो 12 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल कैसे निकालेंगे? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सी में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2। बताओ, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज 24, तो आंसर बनेगा 0.5 इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, चलो, तो हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट कितना है बताओ? 0.5 इक्विवेलेंट है, बोलो। ओके, तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू 11.2 लीटर होगा। देयरफॉर 0.5 इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? डेफिनेटली 5.6 लीटर होगा। वो कैसे पता चलेगा? मैं आपको और एक मेथड से समझाता हूं कि 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा। 1 ग्राम हाइड्रोजन माने 0.5 मोल हाइड्रोजन होगा, गैस की बात कर रहा हूं। ठीक है ना, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन माने H2 होगा, 0.5 मोल हाइड्रोजन होगा, और 0.5 मोल हाइड्रोजन कितना होता है स्टूडेंट्स? 11.2 लीटर होता है। तो 0.5 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन 0.25 मोल H2 होगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी 5.6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा। 0.84 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट रिएक्ट्स विद 40 ml ऑफ N/2। N/2 का मतलब होता है 1/2 नॉर्मल, इसका मतलब होता है 0.5 नॉर्मल। The equivalent weight of metal carbonate is, metal carbonate का equivalent weight क्या हो? पहले तो ये समझो कि metal carbonate का equivalent weight is nothing but equivalent weight of metal plus equivalent weight of carbonate। अब कार्बोनेट का टोटल मास होता है CO3-2 का मॉलिक्यूलर मास का, अगर आप निकालोगे तो दैट कम्स टू बी 60, और इक्विवेलेंट मास निकालना है तो 60 डिवाइडेड बाय उसका चार्ज, दैट इज गोइंग टू बी
30। तो मान लो कि मेटल का इक्विवेलेंट वेट मैं मान लेता हूं x, तो कार्बोनेट का हो गया 3, तो मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, x + 30 आ जाएगा। क्या बात है, समझ में आ रही है, क्लियर है? चलो अब ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल कार्बोनेट इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 होगा। चलो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू x + 30 और ये है वॉल्यूम, नहीं ये x + 30 नहीं आएगा, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंस निकालना है ना, तो दिस इज गोइंग टू बी 0.84 अपॉन x + 30 आएगा और ये 40 इंटू 1/2 इंटू 10⁻³ ऐसा आएगा। चलो तो 0.84 अपॉन x + 30 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 10⁻³ तो x + 30 इक्वल्स टू क्या आएगा, x + 30 इज इक्वल्स टू 0.84 अपॉन 20 इंटू 10⁻³ तो 84 इंटू 10⁻² और 2 इंटू 10⁻² इक्वल्स टू आपका आंसर बनेगा 42, दैट इज x + 30 और x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आंसर इज गोइंग टू बी 12। आंसर क्या है आपका, ठीक है। तो जितने मेटल कार्बोनेट के इक्विवेलेंट है उतने ही क्या हो जाएंगे, उतने ही हो जाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के इक्विवेलेंट। तो कंपेयर करके हमने सॉल्व कर लिया। ये अगर हम x + 30 ना भी बनाते ना तो भी हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाता। अगर आपको एटॉमिक वेट पर माने मेटल के इक्विवेलेंट वेट पर जाना होता ना तो फिर अगर ये कर सकते थे, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ अ मेटल कंबाइंस विद 8.89 ग्राम ऑफ ब्रोमीन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज नियर। अब देखो स्टूडेंट्स, ब्रोमीन जो है ना, ब्रोमीन बनाता है जनरली Br- विद ब्रोमाइड, ठीक है ना। तो उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो एटॉमिक वेट डिवाइडेड कर क्या कर लेंगे, बताओ, बैलेंस ही कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय 1, तो उसकी इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू एटॉमिक वेट की 80 है तो इक्विवेलेंट वेट की भी 80 है। अब ध्यान से देखना कि 8.89 ग्राम ब्रोमीन रिएक्ट करता है किसके साथ, 1 ग्राम मेटल के साथ। Therefore 80 ग्राम ब्रोमीन रिएक्ट करता है किसके साथ, 80 इंटू 1.0 डिवाइडेड बाय 8.89 आंसर आ रहा है। तो नीचे 8 ऊपर 80 है और नीचे 8.89 है, नीचे ऑलमोस्ट 9 है ऐसा समझ के चलो, 8.89। तो इसका आंसर नियरली 9 आना चाहिए। देखो एक बार, तो ये 8.89 को मैं ऑलमोस्ट 9 मान लूँ और ये 80 को अगर मैं 81 मान लूँ तो सिंप्लीफिकेशन बनेगा 9। सो आंसर इज 9। 0.84 gram of metal hydride combines with 0.04 gram of hydrogen. The equivalent weight of metal is। चलो तो मेटल हाइड्राइड तो बनता कैसे है, मेटल प्लस हाइड्रोजन गिव्स व्हाट, मेटल हाइड्राइड, ठीक है। तो मेटल हाइड्राइड कितना है स्टूडेंट्स, 0.84 ग्राम है, जिसमें 0.04 ग्राम हाइड्रोजन है। तो ऑब्वियस है कि 0.80 ग्राम मेटल है। तो किसी भी एलिमेंट का, किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है तो यू कैन टेक रेफरेंस ऑफ 1 ग्राम हाइड्रोजन
8 ग्राम ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम क्लोरीन। हमारे क्वेश्चन में हाइड्रोजन दिया है, ठीक है ना, तो 0.04 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 0.80 या 0.8 लिख ले तो भी चलेगा ग्राम मेटल, ठीक है। Therefore 1 ग्राम हाइड्रोजन reacts with 0.8 upon या तो 0.80 upon 0.04, that is 80 upon 4, that is 20. So 20 is your answer. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आई होप आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन थे आप लोगों को ठीक से समझ में आ गए होंगे। फिर से अपने आप से सॉल्व करें एंड यू शुड रीच ऑन टू द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, एंजॉय केमिस्ट्री।